टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग रुटेरिया का करंट अफेयर्स मैगजीन कंप्लीट कर रहे थे और उसी कड़ी में आज हम लोगों को इन्वायरमेंट टू द पॉइंट पढ़ना है और इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी सवाल रहेंगे ये आज के क्लास में लगभग आपको समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है 16 जून 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का पहली महासभा आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। बैठक में 9 देशों के मंत्रियों स्तर प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कहता IBCA का उद्देश्य बाघ से तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता जैसी बिल्लियों की 7 बड़ी प्रजातियों को संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 50वीं वर्षगांठ पर इन्हें भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्यालय भी भारत में है। एक मिनट। तो कह रहा है, इतना समझिए पहले कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ये पहली महासभा था तो ये और इम्पोर्टेंट हो गया। और इसका अध्यक्षता किसने किया है? जब बिग कैट की बात कर रहा है, बिग कैट की बात कर रहा है तो कह रहा है कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। आपके ऑप्शन में नरेंद्र मोदी भी रह सकता है, समझ रहे हैं, या फिर अमित शाह भी रहेगा। ऑप्शन में ऐसा ही दिया रहेगा। तो आप दोनों को इनको लगा के नहीं करना है, बल्कि जब बिग कैट की अलायंस की बात हो रहा है तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। 9 देश के यहाँ पे मंत्री आए थे और इसमें 7 बड़ी प्रजातियों के संरक्षण करना है। कितने बड़ी प्रजातियों के? 7 बड़ी प्रजातियों के संरक्षण करना है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। मोदी जी के द्वारा। बाकी अध्यक्षता किया गया इसके द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में ही है। इसमें 5-6 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की है? भूपेंद्र यादव जी ने। 9 देश के आए थे, 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना था। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ पर मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस सब का मुख्यालय कहाँ? तो मुख्यालय भी भारत में ही है। हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा किया है। अरावली पहाड़ियों में, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा, बोलेगा कि किस सरकार ने अरावली पहाड़ियों में सबसे बड़ी जंगल बनाने की घोषणा किया है। तो आपको अरावली पहाड़ी तो राजस्थान में है, तो आप सीधे सीधे राजस्थान को टिक मार दीजिएगा, बल्कि नहीं, इसमें कौन काम करने आ रहा है? तो हरियाणा जो है, वैसे भी हरियाणा इफेक्टेड ज़्यादा होता है ये अरावली पहाड़ियों के कारण, समझ रहे हैं। इधर से जो आंधी चलती है तो धूल जो है यहाँ पे राजस्थान का जो धूल है वो सब सीधे चल जाता है हरियाणा को ज़मीन को बंजर बना रहा है। इसीलिए हरियाणा सरकार ने बोला है कि हम अरावली की पहाड़ियों में सबसे बड़ी सफारी बनाने की घोषणा किया गया है। ऊर्जा रिमोट विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बन गया है। तो जैव ईंधन में भारत का कौन सा रैंक है? जैव ईंधन उपयोगकर्ता में भारत का रैंक कौन सा आ गया? रैंक है चौथा। ठीक है, आगे देखिए। जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश को पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथिनी बत्सला का निधन हो गया, जिसकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी। तो कह रहा है कि एक तो परिचय कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। और एशिया की सबसे उम्रदराज जो हथिनी बत्सला थी उसका निधन हो गया है। तो कौन से टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है। देश में एशियाई शेरों की आबादी 32% बढ़कर कुल 891 हो गई है। तो आपको 2-3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखना होगा कि किसका किसका कहाँ पे क्या हुआ है जो। तो पहला है कि कुछ आप तेंदुआ का याद रखिएगा। तेंदुआ है वो लगभग 13,784 ऐसा ही है तेंदुआ। हिम तेंदुआ की बात कीजिएगा, तो ये लगभग 781 है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे अब हो गया एशियाई शेरों की बात कर रहा है तो कितना है टोटल? 891 है एशियाई शेर, समझ गए। एशियाई शेर कितना है? 891 है। कितना बढ़ा है? 32% बढ़ गया है। आगे 5 वर्षों में 217 शेर बढ़े हैं। और केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की आबादी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी दिया है, समझ रहे। इसका याद रखिए, जो एशियाई शेर है वो 32% बढ़कर टोटल 891 हो गया है। 5 साल में 217 शेर बढ़ गए हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान उदयपुर में आयोजित किया गया है। तो ये याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कहाँ मनाया गया है? उदयपुर में। होता है जैव विविधता कैसे आएगा? जैव विविधता होगा कि मतलब कि पेड़ पौधे ज़्यादा होगा जब सूर्य का उदय होता है, सूर्य का लाइट पड़ता है तो पेड़ पौधा का क्या होता है? आप में मतलब पेड़ पौधा बढ़ना शुरू करता है। तो जैव विविधता करने के लिए पेड़ पौधे बढ़ना चाहिए, तो सूर्य का उदय होगा तब जैव विविधता होगा, मतलब उदयपुर में किया गया है, समझ गए। भारतीय तटरक्षक बल
ने उड़ीसा के गाहिर माथा तट पर ओलिव रिडले कछुओं के रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। तो कहता है ऑपरेशन ओलिविया किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑपरेशन ओलिविया कछुआ से रिलेटेड है, ये याद रखना है आपको पहला, कि ऑपरेशन ओलिविया कछुआ से रिलेटेड है और ये उड़ीसा के गहीर माथा तट पर आया था। ऑलिव रिडले कछुआ, उसे भारतीय तट रक्षक बल द्वारा इस शुरुआत किया गया है। तो आप 2-3 सवाल यहाँ देखिए। ऑपरेशन ओलिविया का जी का है, कछुआ से है, कहाँ शुरू किया गया? उड़ीसा में। उड़ीसा के गहीर माथा तट कहाँ है? उड़ीसा में है। और किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा किया गया। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कहता है 210 गीगावाट वित्त वर्ष 24-25 में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करने में देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता कितना है? तो नवीकरणीय में 220 गीगावाट है, सौर ऊर्जा में 106 गीगावाट है और पवन ऊर्जा में है 50 गीगावाट है। तो आपको तो पहले इतना पता होना चाहिए कि तीनों का बोलेगा कि अरेंज कीजिए कौन कितने नंबर पे है। सबसे पहले कौन है? नवीकरणीय है। सबसे पहले कौन है? नवीकरणीय है। उसके बाद कौन है? सौर है। और उसके बाद कौन सा है? पवन है। समझ गए? तो इस तरीके से इसको अरेंज करने के लिए दे देगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा कितना है? 220 गीगावाट। सौर ऊर्जा कितना है? सौर ऊर्जा 106 और हवा कितना है? पवन से 50 आ रहा है। कहता है नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक है। तो नवीकरणीय में कौन सा है? राजस्थान प्रथम है, उसके बाद गुजरात, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक है। और नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा नंबर पर है, जहाँ सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा है और पवन ऊर्जा में भी चौथा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इतना दूर दिया, ये बहुत IMP इसको कीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिए। पहले भारत की बात कर लेते हैं कि 2030 तक हमारा लक्ष्य कितना है? 500 गीगावाट है 2030 तक में। अभी नवीकरणीय से हम लोग 220 उठा रहे हैं, सौर ऊर्जा से 106 उठा रहे हैं और पवन से 50 उठा रहे हैं। और नवीकरणीय में जो 200 है उसमें राजस्थान पहले नंबर पे है, उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक आ रहा है। तो राजस्थान पहले नंबर पे, ये याद रखिएगा नवीकरणीय में। फिर कहता है कि अब इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। तो नवीकरणीय में भारत चौथे नंबर पर है और पवन ऊर्जा में भी चौथे नंबर पर है। समझ गए? नवीकरणीय में भी चौथे नंबर पे है और हवा में भी चौथे नंबर पे है। समझ गए? हवा में भी कितने नंबर पे हम लोग? चौथे नंबर पे हैं। बाकी कहता है सौर ऊर्जा में हम लोग भारत कितना स्थान है? तीसरा नंबर में है। तो सौर का जो है सोलर जो है सूर्य का जो है वह कितने नंबर पे हम लोग? थर्ड नंबर पे है। ठीक है, कितने नंबर पे हैं? थर्ड नंबर पे है। अब इसको कुछ ट्रिक से याद कीजिए, ऐसे नंबर नहीं खाली याद रहेगा। अब देखिए जैसे कि कह रहा है कि पवन की बात कर लेता है, तो हवा तो चारों तरफ से आएगा ना। मान लीजिए हमारा चलिए इसको हम अर्थ बना लेते हैं, ये हमारा ये इंडिया हो गया। तो हवा तो चारों तरफ से आएगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो चारों तरफ से हवा, हम लोग चौथे नंबर पे आ गए। हवा में हम लोग कितने? पवन ऊर्जा में चौथे नंबर पे हैं। फिर कहता है कि सौर ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा में अगर हम ये इंडिया का मैप बना देते हैं, ये इंडिया का मैप बना दिए, तो कहता है कि इधर तो क्या है? पहाड़ है। इधर क्या है? इधर पूरा हिमालय पहाड़ है, तो इधर लाइट कम रहेगा। लाइट किधर से आएगा? लाइट सूरज का रोशनी यही 3 तरफ से आएगा। इधर तो पूरा पहाड़े है, तो ये 3 तरफ से लाइट आएगा। तो 3 सौर ऊर्जा में हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। सौर ऊर्जा में कितने नंबर पे है जी? तीसरे नंबर पे। दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। तो कहता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने लाख स्टूडेंट हैं? 2 लाख स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया रहा है इको योद्धा के रूप में। तो इको योद्धा के रूप में कौन सा राज्य काम कर रहा है? तो दिल्ली सरकार काम कर रहा है। और कितने लाख हैं? 2 लाख स्टूडेंट हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव है, जो देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहता कौन सा ऐसा जिला है जो अपना बिजली का मांग पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पे है, पूरी तरीके से सूरज पे डिपेंडेंट है। तो कौन है वो? दीव है। ठीक है। भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाले अपना पहला अंतर्राज्यीय चीता गलियारा शुरू किया है। 2 राज्यों में 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह वन्यजीव गलियारा विकसित किया जाएगा, जिससे चीतों को संरक्षित और जुड़े हुए आवास में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की सुविधा मिलेगी। तो अब मैप के हिसाब से देखिए कि कैसे हो गया कि अगर ये हमारा ये गुजरात बना दिए, ठीक है, ये गुजरात है, यहाँ पे अगर देख लें तो ये हमारा राजस्थान है और मध्य प्रदेश यहाँ पे है। तो हो रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में पहला 17,000 किलोमीटर का अंतर्राज्यीय जिला चीता गलियारा बना है। तो चीता गलियारा कहाँ से हो रहा है? मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और ये आपका मध्य प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र।
तो आपको याद है चीता की जो बात हो रहा है, तो चीता में कौन कौन है, इधर राजस्थान है और इधर मध्य प्रदेश है। यहाँ पे चीता का बात किया जा रहा है 17,000 वर्ग किलोमीटर के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी शुरू की है भारतीय रेलवे के साथ। यह उत्तर प्रदेश की इको टूरिज्म बोर्ड के द्वारा शुरू की गई है, एक गंतव्य 3 वन योजना का हिस्सा है। तो कह रहा है कि एक तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय रेलवे ये दो को मिलके, एक तो दुधवा नेशनल पार्क है और एक कार्तिकेयन करके कुछ है, कार्तिकेयन नेशनल पार्क है, समझ रहे। तो ये दोनों नेशनल पार्क में क्या किया जा रहा है कि रेलवे ब्रिज जोड़ के दोनों को जोड़ा जा रहा है, समझ गए। तो ये किसका कौन कौन है, एक तो उत्तर प्रदेश और भारत सरकार मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी शुरू किया। क्या नाम है इसका, विस्टाडोम। तो ये विस्टाडोम में कौन कौन है जी, एक तो यूपी और भारतीय रेलवे। यही पूछेगा कि भारतीय रेलवे किस राज्य के साथ काम कर रहा है, तो ये किसके साथ है, यूपी के साथ विस्टाडोम ट्रेन सफारी शुरू किया है, जिसमें एक दुधवा नेशनल पार्क है, कार्तिकेय नेशनल पार्क है, दोनों को मिला के क्या है, तो इसका थीम क्या है, एक गंतव्य 3 वन, एक गंतव्य 3 वन। हाँ देखो यहाँ पे लिखा है ये, कहता है इसका उद्देश्य क्या क्या है, उद्देश्य है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, कार्तिकेयन घाट, कार्तिनिका घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एक संयुक्त प्रदर्शन के रूप में, तीन वो है, कौन कौन है, एक दुधवा है, एक कार्तिकेयन है और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये तीनों को मिला दिया, तो इसे तो एक गंतव्य और 3 वन का नाम दिया गया, ठीक है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क है नोएडा जंगल ट्रेल नोएडा में बनाया जा रहा है। यह पार्क 30 एकड़ में फैला हुआ है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। किस पे मॉडल पर, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। तो कहता है देश का पहला क्या है, पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेल, नोएडा जंगल ट्रेल है, वो 30 एकड़ में बनाया जा रहा है। तो कह रहा है कि वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ मतलब वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ, ये इसकी बात कर रहा है, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा है। वो नोएडा जंगल ट्रेल में है, नोएडा में बना रहा है, 30 एकड़ में, पीपीपी मॉडल पे है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ है। ई मेथनॉल संयंत्र या नवीकरणीय ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक अस्थायी ईंधन है। तो कह रहा है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर, मतलब वाणिज्यिक मतलब उद्योग करने के स्तर पर, ऐसे नहीं खाली अपने पैदा किए खा गए खर्च कर दिए, नहीं, उद्योग के स्तर पर ई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू किया गया है, यह नवीकरणीय ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक अस्थायी ईंधन है। तो ई मेथनॉल कहाँ शुरू किया गया, डेनमार्क में शुरू किया गया है। डेनमार्क ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन पे टैक्स लेगा, कि अब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कीजिएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब जीव जंतु पालिएगा तब। ऑस्ट्रेलिया के निंगलू रीफ पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है। निंगलू रीफ कहाँ है, ये याद रखिए कि निंगलू रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। निंगलू रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ पे भीषण विरंजन हो रहा है, भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है, मतलब जो प्रवाल होता है विरंजन मतलब टूट रहा है, खत्म हो रहा है, विरंजन मतलब टूटना, खत्म होना हुआ। तो कहता है कि निंगलू कहाँ है, निंगलू कहाँ है, निंगलू द्वीप, तो यह है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया आपको मैप आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा, ये इंडिया का मैप ऐसे से गया, ये इधर ऊपर चाइना हो गया, यहाँ पे ये रूस हो गया, यहाँ पे मालदीव, यहाँ पे वो हो गया फिलीपींस हो जाता है, म्यांमार हो जाता है, और ये सब छोटे छोटे जगह, यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, नीचे में ये है ऑस्ट्रेलिया, समझ गए। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ये इसके यहाँ क्या है कि निगलू है, निगल जाएगा, इतना छोटा एक अलग है ये कॉन्टिनेंट कि इसको कोई भी निकल जाएगा। तो निगलू द्वीप कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया को निकल जाएगा। किसको निकलना है, ऑस्ट्रेलिया को निकलना है, समझ गए। निकलना किसको है, ऑस्ट्रेलिया को निकल जाएंगे, इतना छोटा है कि निकल जाएंगे। हाल में ही 119वें मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने बाघ संरक्षण हेतु सोलिगा जनजाति के योगदान की सराहना की है। यह जनजाति कर्नाटक के बिलगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभयारण्य में निवास करती है। अब देखिए बात यह हो गया कि मोदी जी की मन की जो बात चल रही थी उसमें एक सोलिंगा जनजाति की बात की है कि ये बाघ का संरक्षण कर रहा था। तो सोलिंगा जनजाति कहाँ है, कर्नाटक के बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर में है। बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभयारण्य में निवास करती है। तो ये लोग कहते हैं बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी बाघ मंदिर है। आप तो पर यह रखें कि बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी बाघ मंदिर कहाँ है, मंदिर बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। और कर्नाटक में सोलिंगा जनजाति रहता है, जिसको मोदी जी ने उसकी सराहना की है। तो कहता है
हेरिटेज 2.0 अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम के तहत बिसलेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल निकायों को पुनर्स्थापित करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है। तथा अडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोग्राम 2.0 अडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोग्राम 2.0 के तहत बिसलेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल निकायों के पुनर्स्थापित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है। तो कहता है कि जो पुराने में कैसे जल निकालने का जो विधि था उसको पता करने के लिए और उसको दोबारा स्थापित करने के लिए पुरातत्व कंपनी के साथ, पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ बिसलेरी कंपनी है जो कि समझौता किया है। अब बिसलेरी को अब किसने खरीद लिया, तो आपको पता होना चाहिए बिसलेरी को टाटा ने खरीद लिया है। केली फंड केली फंड 2025 को रोम इटली में लॉन्च किया गया। केली फंड जिसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण हेतु अपने उद्योगों में आनुवांशिक डेटा का उपयोग करने वाले व्यवसायों से वित्तीय योगदान प्राप्त करना है। तो होता है केली फंड क्या है, तो पहले याद रखिए केली फंड है क्या। तो होता है कि जैव विविधता संरक्षण करने के लिए जो उद्योग में आनुवांशिक डेटा का प्रयोग करता है उससे पैसा लेना है। मतलब कि अगर आप आनुवांशिकी वाला जो डेटा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा और ये पैसा जैव विविधता संरक्षण में काम करेगा। तो ये केली फंड वही है। केली फंड का कहाँ लॉन्च किया गया, रोम इटली में। कहाँ पे, इटली में के रोम में ये केली फंड का लॉन्च किया गया। और केली फंड वही है कि अगर आप आनुवांशिक डेटा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा जैव विविधता संरक्षण करने के लिए, ठीक है। या जैव निधि, वैश्विक निधि 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने हेतु कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लक्ष्य का समर्थन करती है। यह निधि 2024 में कोलंबिया में हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद संरक्षण परियोजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा और वित्त पोषण करेगी। समझ गए। तो आपको इतना याद होना कि ये कब तक के लिए है, तो जो ये जो डेटा, जो पैसा लिया जाएगा 2030 तक के लिए हानि को रोकने के लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन सेंटर के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया गया है। पहले भारतीय शहर बन गए हैं। यह प्रतिष्ठित मान्यता सतत शहरी विकास और पारिस्थितिक तंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वेटलैंड सिटी के रूप में किसको हुआ, तो इंदौर और उदयपुर। ये इसको याद कैसे रखना, पता है क्या देगा, इंदौर और उदयपुर के जगह पे दे देगा जैसलमेर, दे देगा बीकानेर, दे देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, क्या कि हिसाब तो राजस्थान का है। तो आपको इसे याद रखना है कि इंदौर उदयपुर ऐसे कोई ट्रिक बता रहे हैं आपको कि उदयपुर तो होगा ही, मतलब सूर्य का उदय हो और आपको दौड़ जाना है। क्या कर देना है, सूर्य के उदय होते ही आपको दौड़ लगाना चाहिए सुबह सुबह। तो उदयपुर मतलब इंदौर के साथ क्या होगा, उदयपुर होगा। इंदौर के साथ कहता है कि बीकानेर हो जाएगा या फिर और कोई शहर नहीं होगा। तो इंदौर के साथ क्या होगा, उदयपुर। इंदौर के होते ही आपको दौड़ लगा देना है वेटलैंड सिटी में। तो वेटलैंड सिटी में उदय होते ही सूर्य के दौड़ लगा देना है, ठीक है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। यह महाभारत में वर्णित पौधों की 37 प्रजातियों को लगाया गया है। तो कहता है कि महाभारत वाटिका कहाँ लगाया जा रहा है, उत्तराखंड में लगाया जा रहा है और 37 प्रजातियों को लगाया जा रहा है। भारत जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। जैव ईंधन उत्पादन में भारत कितने नंबर का बन गया, तो जैव ईंधन में कितने नंबर का हो गया, तीसरे नंबर का हो गया। सौर ऊर्जा में बताएं भी कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। फिर कहता है सौर ऊर्जा में, फिर कहता है पवन ऊर्जा में कितने नंबर पे है, पवन ऊर्जा में चौथे नंबर पे है, ठीक है। और फिर कहता है नवीकरणीय ऊर्जा में कितने, नवीकरणीय ऊर्जा में भी हम लोग चौथे नंबर पे हैं, ये याद रखना है। टाटा मोटर्स ने भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का परीक्षण किया है। तो हाइड्रोजन चलने वाले ट्रक का परीक्षण किसने किया, टाटा मोटर्स ने किया। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित 12,000 हॉर्स पावर की ट्रेन का हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग में किया गया है। तो होता है कि पहली हाइड्रोजन संचालित जो ट्रेन है उसका कितना हॉर्स पावर है, तो 1200 हॉर्स पावर है। कितना है, 1200 हॉर्स पावर HP। तो है वो कहाँ किया गया, हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग में किया गया है। जिंद सोनीपत मार्ग में किया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन कोची शहर में किया गया। कोची कहाँ जी, तो केरल में है। ये आपको पता होना चाहिए, कोची कहाँ है, केरल में है। तो कह रहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी होता मतलब कि जो जहाज़ नहीं होता थी, पानी वाला जहाज़ होता है जिसको ट्रैवल भी करते हैं और ये चलता है पानी में, इस तरीके से जहाज़ होता है। जो अगर ऐसे बनाए तो ऐसा होता है, इसमें ऐसे बना हुआ रहता है। ये 2 मंजिला 3 मंजिला होता है, लोग घूमने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं।
तो ये सेल फेरी हाइड्रोजन से चलेगा और वह कहाँ किया गया, कोच्चि में किया, केरल के कोच्चि में किया गया और कोचीन शिपयार्ड ने बनाया, केरल और कोच्चि में ही उसका वो कर दिया, ट्रायल कर दिया। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के पतजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया है। तो फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के पतजा नायडू हिमालयन जो जूलॉजिकल नेशनल पार्क में शुरू किया गया। तो फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ किया गया, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के पतजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। पतजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। तो कहता है कि जो त्राल वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में है। त्राल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में है। इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। कहता है इको सेंसिटिव जोन त्राल वन्यजीव अभयारण्य। हाल में ही तेलंगाना सरकार ने राज्य के कबाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में ताबोड़ा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाली क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। यह वर्ष 1492 वर्ग किलोमीटर में फैला है और अधिक प्रजातियां भी पाई जाती है, जानवर और पक्षी पाया जाता है। तो बात क्या है यहाँ पे बोल रहा है कि एक नेशनल पार्क है कबाल टाइगर रिजर्व। कबाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, तेलंगाना में है। एक महाराष्ट्र में क्या है, ताबोड़ा अंधारी टाइगर रिजर्व है। ये दोनों को जोड़ा जा रहा है और उसको कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया जाएगा। समझ गए। तो ये को तेलंगाना का सरकार है, ठीक है, तेलंगाना हो गया। और यहाँ पे अगर मैप में देखें, मैं आपको यहाँ पे मैप बना दूँ, तो जब ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है, यहाँ पे तेलंगाना है ऐसे, यहाँ पे फिर आंध्र प्रदेश है, फिर यहाँ पे कर्नाटक हो गया, यहाँ पे गोवा हो गया, यहाँ पे केरल हो गया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश थोड़ा लंबा ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, यही सब चीज़ें। तो ये जो महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है, तो महाराष्ट्र में कौन सा है, कबाल है। महाराष्ट्र में तेलंगाना में कबाल है और महाराष्ट्र में तडोड़ा अंधारी टाइगर रिजर्व है। ये दोनों को जोड़ा जा रहा है जिसका नाम है कुमराम भीम टाइगर संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। बहुत स्लो चल रहे हैं जी, बहुत धीरे धीरे बहुत बोल रहे हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से रामनाथपुरम जिले में धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। तो अतः ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ घोषित किया गया है, प्रवासी आर्द्र पक्षियों के लिए। तो तमिलनाडु सरकार ने किया है रामनाथपुर जिले के धनुषकोडी में। तो धनुषकोडी कहाँ है, तो अभी तमिलनाडु में है और ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया कहाँ, तमिलनाडु में किया गया ग्रेटर फ्लेमिंगो। पर्यावरण के दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने हेतु स्कूल छात्रों को स्टील की बोतलें वितरित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य राज्य को ग्रीन स्टेट बनाना है, बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। तो बस इतना जानिए कि जो स्कूली छात्रों को ग्रीन स्टील की बोतल किसने दिया, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया पर्यावरण दिवस पे। उड़ीसा सरकार ने के द्वारा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है को नेशनल पार्क अधिसूचित के बाद करने का भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो जो कहता है सिमलीपाल जो है, सिमलीपाल है वो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, नेशनल पार्क बन गया सिमलीपाल। कितने नंबर का बन गया, सिमलीपाल पाल बन गया 107वें नंबर का बन गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। भारत की बाघ की आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गया है, जो निगरानी वाले बाघ क्षेत्रों में 6% वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। मध्य भारत के और पूर्वी घाटों में संख्या 1033 से बढ़कर 1439 हो गया है। शिवालिक गंगा मैदानों में 819 हो गया है। सुंदरबन में 101 हो गया है। इसके विपरीत पूर्वोत्तर भारत में गिरावट देखी गई है, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में 29 से 9 हो गया है। तो बात हो गया कि बाघ की आबादी बढ़ी है भाई, 1400 से 3682 हो गया है। 6% से वार्षिक वृद्धि दिखा रहा है, कितना परसेंट से, 6% से बढ़ा रहा है। 1411 था, अब बढ़ के हो गया 3682 हो गया है। सब जगह तो बढ़ रहा है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कम हो रहा है, बस इतना याद रखिएगा। सब जगह बढ़ रहा है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या हो गया, कम हो रहा है। तेलंगाना के मेढक के में ICAR कृषि विज्ञान द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया मेंढक में। ये उपराष्ट्रपति ने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो होता है कि प्राकृतिक एवं जैविक कृषक सम्मेलन, प्राकृतिक एवं जैविक कृषक सम्मेलन कहाँ किया गया, तेलंगाना में किया गया। प्राकृतिक और जैविक कृषक सम्मेलन कहाँ किया गया, तेलंगाना में किया गया। और उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, कौन थे, उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। और शायद इसी मीटिंग में वो शिवराज सिंह जो चौहान है, शिवराज चौहान जो कृषि मंत्री हैं, उनको वो बहुत कुछ बोलने लगे कि आप काम नहीं कर रहे हैं, और यहीं से कहीं ना कहीं कहानी गड़बड़ हो गया और उनको इस्तीफा देना पड़ गया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने के लिए
जलाने पर दंड को दुगना कर दिया गया है, पराली जलाने पे। तो कह रहा है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा था पराली जलाने पे दंड को कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया है। मान ली पहले 100 रुपया था तो अब कितना लगेगा, 200 रुपया लगेगा। ये 2 गुना हो गया, समझ गए। केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य को भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है। यह अभयारण्य 55 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 266 से अधिक तितली की प्रजातियां हैं। तो होता है कि ये याद है कि अरलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, केरल में है। और केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है। तो किसको किया गया, अरलम को। तितली अभयारण्य किसको बनाया गया, अरलम को बनाया गया। केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा हेतु टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व नामक एक योजना शुरू की है। यह योजना उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जहां बाघ टाइगर रिजर्व से बाहर मानव बस्तियों में समीप पाए जाते हैं और मानव बाघ संपर्क संघर्ष की घटनाएं सामने आती है। तो आउटसाइडर टाइगर रिजर्व किसने बनाया, टाइगर रिजर्व के बाहर के लिए केंद्र सरकार ने बनाया। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हाथी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून में संचालन समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में हाथियों के संरक्षण और मानव संघर्ष के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। तो हाथी के संरक्षण के लिए बैठक कहाँ हुआ, देहरादून में हुआ। हाथी के संरक्षण के लिए बैठक कहाँ हुआ, देहरादून में हुआ। और पर्यावरण भूपेंद्र यादव ने अध्यक्षता की है, देहरादून में किया गया। और पर्यावरण भूपेंद्र यादव जो थे अध्यक्षता किए हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जर्मनी के वॉन शहर में वार्षिक वॉन जलवायु परिवर्तन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनुकूल लक्ष्य और जलवायु वित्त पोषण करना है। तो कहता है कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क UNCCFF, ऐसा ही कुछ नाम है इसका। तो कहता है जलवायु परिवर्तन जो फ्रेमवर्क है, यूनाइटेड नेशन का जो जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क है, इसका मीटिंग कहाँ हुआ, जर्मनी के वॉन शहर में हुआ है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। जून 2025 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने के तहत भारतीय संरक्षण सम्मेलन देहरादून में किया गया। वन्यजीव संस्थान देहरादून में उत्तराखंड में किया गया है। देश विदेश से 500 से अधिक पर्यावरण शोधकर्ताओं ने पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण पर चर्चा की है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन मतलब पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन कहाँ किया गया, उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया है। तो कहता है कि जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन है वो कहाँ किया गया है, जिम्बाब्वे में किया गया है। ठीक है। तो कहता है कि जलवायु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ किया गया, जिम्बाब्वे के राजधानी हरारे में। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में जलवायु परिवर्तन अफ्रीका वाला बात है, तो अफ्रीका वाला कहाँ हुआ, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुआ है। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है। तो प्राणहिता जो है ये प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है जी, तेलंगाना में है। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तेलंगाना में है। सिंहाचलम मंदिर जो खबरों में था आंध्र प्रदेश में है। यह मंदिर विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह को समर्पित है। पर्यावरण वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने का दंड दोगुना किया है। चीता परियोजना पर निगरानी के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान संयुक्त पैनल का गठन किया गया। चीता के लिए कौन, मध्य प्रदेश और राजस्थान का किया गया। तो 3 चीज़ याद रखिए। पहला याद रखिए कि ये जिम्बाब्वे में हुआ। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, प्राणहिता है तेलंगाना में है। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तेलंगाना में है। सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में है जो नरसिंह भगवान को समर्पित है। दुगना कर दिया, पढ़ चुके हैं। चीता परियोजना में कौन कौन है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान है। आगे देखते हैं इसका। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क में भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर होगा। तो कहता है कि भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग से प्रमाण पत्र करने वाला कौन है, भारतीय ग्रीन बिल्डिंग से, तो बड़ा चिड़ियाघर होगा। तो कहता है कि दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है। कौन होगा सीएम, कौन होगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग का एक प्रमुख प्रमाणन संस्था है जो भारतीय उद्योग परिसंघ का हिस्सा है। इसका गठन 2001 में किया गया है। 1 मिनट रुक जाइए।
हम्म। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो कौन है सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इन्होंने बोला कि दुर्गेश अरण्यन जूलॉजिकल पार्क, दुर्गेश अरण्यन जूलॉजिकल पार्क है, वो भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाण प्राप्त पाएगा और वो चिड़ियाघर पहला होगा। कुनो अभ्यारण्य के बाद, कुनो नेशनल पार्क के बाद गांधी सागर भी कहाँ है, तैयारी हो रहा है। देखिए कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, गांधी सागर भी एमपी में ही है, कुनो भी एमपी में है, ये भी एमपी में है। गांधी सागर मत समझिए कि राजस्थान में, लोग राजस्थान समझ लेते हैं। एक उदयपुर नेशनल पार्क, उदयपुर अभ्यारण्य जो है, उदयपुर अभ्यारण्य है, लोग इसको समझ लेते हैं कि ये उदयपुर है तो राजस्थान में होगा, लेकिन ये बिहार में है, बिहार के पश्चिम चंपारण में है। समझ रहे हैं, एकदम पक्का याद रखिएगा जी। तो कुनो नेशनल पार्क के बाद कौन, गांधी सागर में चीता लाने की तैयारी हो रही है। अक्टूबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में लाल टिपारा गौशाला में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया है। तो बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला, तो क्या हो रहा है, बायो सीएनजी वाली, कहता है कि आधुनिक गौशाला, बायो सीएनजी वाली आधुनिक गौशाला कहाँ बनाया गया है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। समझ गए। तो बायो सीएनजी वाली कहता है कि आधुनिक गौशाला कहाँ बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में, मोदी जी ने किया उद्घाटन। सितंबर 2024 में राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को टील कार्बन प्रभाव का पहला अध्ययन किया गया। टील कार्बन से तात्पर्य गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमियों में संग्रहित कार्बन से है। तो पहला तो याद रखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, राजस्थान में है, भरतपुर जिले के। इसमें टील कार्बन पर अध्ययन किया गया है, टील कार्बन पर क्या किया गया, अध्ययन किया गया। और टील कार्बन का मतलब होता है कि गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमियों में संग्रहित कार्बन से है। टील कार्बन की मतलब कि कितना मीठे आर्द्र भूमि में कितना कार्बन संग्रहित किया हुआ है। कहता विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मोदी जी ने नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम पे अभ्यारण्य शुरू किया है। कहाँ किया है, नई दिल्ली से शुरू किया है, याद रखिएगा। कहाँ से शुरू किया, नई दिल्ली से शुरू किया मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पे, एक पेड़ माँ के नाम पे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप लॉन्च किया गया है। AQAIMS में रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक ऐप लॉन्च किया गया है AQAIMS में। ठीक है। तो कह रहा है कि पर्यावरण दिवस पे ही आईटी मंत्रालय ने क्या किया है कि स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS, क्या नाम है, AQAIMS, और क्या है, एयर प्रवाह, ये दोनों लॉन्च किया गया विश्व पर्यावरण दिवस पर। कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा। पर्यावरण मंत्रालय मत समझ पूछ लीजिएगा। ऐप लॉन्च किया, तो ऐप बनाया कौन होगा जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बनाया होगा, सूचना देने वाला काम कर रहा है ये। बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है जी। आगे देखते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पक्षियों की गिनती कुल 64 हो गई है। ठीक है। हाँ। राष्ट्रीय मरु उद्यान क्या हो गया, राष्ट्रीय मरु उद्यान ये राजस्थान के जैसलमेर में है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है, राजस्थान के जैसलमेर में है। और यहाँ पे आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कुल गिनती 64 हो गया है। तो मरु उद्यान कहाँ है, आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है, तो राजस्थान में है। मरु उद्यान राजस्थान के जैसलमेर में है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कुल संख्या 64 हो गया है। कहता है कि राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान ने हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है।
कहता है वन्यजीव के द्वारा कितना की टोटल बेसिन है, 4000 से अधिक डॉल्फिन है। गंगा नदी उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन की सर्वाधिक से 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और 2023 में उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लैटनिस्टा गैंगेटिका है। प्लैटनिस्टा गैंगेटिका है। 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आप ये मत समझिए कि गंगा डॉल्फिन का जो डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर कहाँ है, पटना में, ठीक है, पहला चीज़ आप जान लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। बिहार में सेकंड नंबर पे आ रहा है। 4000 में लगभग टोटल 4000 है, उसमें से 2000 तो सिर्फ यहीं पे हो गया है। इसका नाम क्या है, प्लैटनिस्टा गैंगेटिका हो गया। और 2010 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। और उत्तर प्रदेश ने 2023 में इसको राज्य जलीय जीव का दर्जा दिया है। भीषण सूखे और गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो ये याद रखिएगा, लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है। कहता है कि लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है वो कर्नाटक के कावेरी नदी की सहायक नदी है। वो कहता है कि भीषण सूखे और गर्मी के कारण सूख जाता है, हमेशा सूख जाता है। तो सूख कौन जाता है, कौन नदी सूख जाता है, लक्ष्मण तीर्थ नदी है। और ये कहाँ है, कर्नाटक के कावेरी नदी की सहायक नदी है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। इसमें 3 सवाल है, ये याद रखिए। पहला कि नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ है, नाथपा झाकरी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किया गया है। और कौन किया है, तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड किया है। सतलज SJVN इसको कहते हैं, सतलज जल विद्युत निगम। कहता है कि SJVN ने हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकरी में पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य, कालेसर कहाँ है, हरियाणा के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरण चिंताओं के कारण रोक लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो कहाँ पर लगाया जी, तो कालेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, हरियाणा में। हरियाणा में तो इसी क्या है, यहाँ पे सबसे वनावरण बहुत कम है, इसका वनावरण बहुत कम है, बहुत कम पेड़ पौधा यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक तो पहले ही कम है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कालेसर वन्यजीव अभयारण्य है, उसमें बांध का निर्माण कीजिएगा। तो बोला पर्यावरण के कारण भाई बांध का निर्माण हरियाणा में नहीं होगा। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य सुप्रीम कोर्ट में। मोदी जी ने गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र पर भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। कहाँ, गुजरात में किया मोदी जी ने। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है। मतलब ये बात बोल दिया कि ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे क्या बनाया जाता है, ये गाड़ी बनाया जाता है, ठीक है, ये गाड़ी बनाया जाता है। अब ये गाड़ी को फिर कहता है कि एक रेलवे स्टेशन इतना दूर पे है, तो गाड़ी यहाँ से कहता है कि रेलवे, फिर ट्रक में लोड होता है, लोड लेके फिर रेलवे स्टेशन में जाता है, फिर यहाँ से आता है, फिर ऐसे घूमता है। तो ये बोल दिया कि आपका फैक्ट्री के पास ही हम रेलवे स्टेशन बना देते हैं को जी, डायरेक्ट आप यहाँ पे लोड कीजिए। तो ये गाड़ी से घूमने वाला काम जो है आपका तेल बचेगा, समझ गए। तो कहाँ किया, पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना किया गया, इन प्लांट यहीं पे बना दिया। कहाँ, तो गुजरात के मेहसाना जिले में, ठीक है। हाल में ही माओवादी तथा सुरक्षा बलों के बीच में हिंसक झड़प के बीच में आया सूनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में नुआपाड़ा जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सता नदी और उदयंती अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। तो बाल में बोल रहा है कि सूनाबाड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है दो सटा हुआ है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बहुत सटा हुआ है। अगर मैप देखा तो ये उड़ीसा ऐसे ऐसे उड़ीसा है, सॉरी ऐसे छत्तीसगढ़ है, और यहीं पे ऐसे करके उड़ीसा है। ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ है, ये क्या है, उड़ीसा है। तो ये दोनों सटा हुआ है। तो कह रहा है कि सुनबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है, सुनबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में, यहाँ पे माओवादी और इसमें हिंसक हुआ, सुरक्षा बल में और माओवादी में यहाँ पे हिंसक हुआ है सुनबेड़ा वन्यजीव में। और छत्तीसगढ़ के सीता नदी और उदंत अभयारण्य से जुड़ा हुआ है दोनों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म कर लिए, 2 चीज़ों। अब हम लोग को देखना विभिन्न ऑपरेशन। ये तो भाई इस पर 1 से 2 सवाल पक्का मानिए, कितना, 1 से 2 सवाल दम पक्का, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू किया जाएगा। तब ये है लेटेस्ट से जुलाई से शुरू किया गया है, जून मई फरवरी जनवरी सितंबर 2023 तक लेके चला गया, ठीक है। कुछ इस समय मिलाने का आता है, किसका कैसे क्या है, हर साल ऐसा मिलाने का सवाल देता है।
पुराना में। ऑपरेशन कालनेमी क्या है? कालनेमी क्या है? तथा उत्तराखंड पुलिस द्वारा अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो साधु संतों या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने या धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो काल उतर रहा है, काल खराब कर देगा भाई। कर रहा है काल किसका खराब है? जो कहता है साधु संत बन के अब वेशभूषा पहनकर ठग रहा है, उसका काल खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है। उत्तराखंड पुलिस इस पे काम कर रहा है। तो काल नेमी मतलब है किसका काल खराब हो रहा है? साधु संत जो जो पाखंडी हैं साधु संत, वो उसके लिए। ऑपरेशन शिवा कहता है दक्षिण कश्मीर में, कश्मीर हिमालय में, कहाँ? दक्षिण उत्तर दक्षिण नीचे में 3880 मीटर की ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थयात्री के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया है। तो ऑपरेशन शिवा जो लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन शिवा जो लॉन्च किया गया है वो कश्मीर, दक्षिण कश्मीर हिमालय में अमरनाथ गुफा मंदिर में जा रहे हैं उसको जाने के लिए दिया गया ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन स्पाइडर वेव कहता है कि यूक्रेन ने स्पाइडर वेव के तहत में रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसने रूस के कई सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने किया ऑपरेशन स्पाइडर वेव। तो कहता है रूस और यूक्रेन का युद्ध तो आपको पता है, रूस और यूक्रेन का जीत तो रहा था रूस ही, लेकिन यूक्रेन हार मानने को भी तैयार नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि यूक्रेन ने क्या किया ऑपरेशन स्पाइडर वे में, ये रूस स्पाइडर की तरह उड़ के गया है रूस पे, और रूस पे हमला किया और इसका जो सैन्य हवाई अड्डा है उसको तोड़ दिया है, फोड़ दिया है। तो यूक्रेन अभी तक हार नहीं मान रहा है और स्पाइडरमैन की तरह उड़ उड़ के जा रहा है मारने रूस को। समझ रहे हैं? स्पाइडरमैन की तरह किसको मारने जा रहा है? रूस को उड़ के मारने जा रहा है। ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, ड्रोन से हमला किया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये क्या है जी? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया है। तो मिडनाइट हैमर तो कहता है कि जब एक, ये अमेरिका जो है तेज आदमी ना जी, अमेरिका का अगर एक हथौड़ा पड़ गया तो सब पानी पीना बैठ जाएगा। तो कौन पानी पिएगा जी? ईरान पानी पिएगा। तो हैमर की बात कर रहा है, मिडनाइट हैमर। अमेरिका रात में एक हथौड़ा मारा, ईरान का हालत हो गया ख़राब। किसका ख़राब हो गया? ईरान का। तो बताया कि अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु पर ठिकानों पर हमला किया है। किसको? B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से। तो मिडनाइट हैमर में हैमर कौन मार रहा है? बोला अमेरिका रात में एक हथौड़ा मारा, ईरान का पानी पिला दिया। समझ रहे हैं? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कहता है इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन किए हैं। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। तो अब एक तो मेन जो लड़ाई चल रहा है वो किससे चल रहा है? इजराइल का लड़ाई चल रहा है। किससे चल रहा है? ईरान से चल रहा है। ठीक है, तो इजराइल तो पहले इस पे क्या था, इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमला करने के प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने भी किया। अब जो ये क्या है, ईरान अभी अमेरिका मारा ईरान पे, इजराइल भी इसको मार ही रहा है। तो कह रहा है कि ये ईरान बोल रहा है कि बाबू हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, प्रॉमिस करते कि हम तुमको भी डूबेंगे, हम तो डूबेंगे ही, तुमको लेकर डूबेंगे सनम, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेकर डूबेंगे। तो ये अमेरिका हमारा हथौड़ा रात में, अब आ रहा है कि इजराइल भी मार रहा है ईरान पे। ईरान बोल रहा है कि बाबू हम प्रॉमिस करते हैं अगर हम डूबेंगे तो तुमको लेकर डूबेंगे। कौन बोल रहा है? ईरान बोल रहा है। तो ईरान ने प्रतिक्रिया के रूप में इजराइल पे हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन थ्रू प्रॉमिस 3। ठीक है, अगर ऑपरेशन राइजिंग लाइन, तो राइजिंग लाइन कौन है जी? कहता है कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत पे ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। इसको पहले लिखना चाहिए था। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन। तो अब ये जो है, ये जो इजराइल है, इजराइल जो था वो मार रहा था ईरान को। तो ये कैसे मारा? इजराइल कैसे मारा इस पर? कहता है राइजिंग लाइन के रूप में। इजराइल क्या है, लाइन की तरह, शेर की तरह चिघाड़ते हुए, इजराइल शेर की तरह चिघाड़ते हुए ईरान पे हमला किया। तो ईरान भी बोल रहा कि बाबू हम प्रॉमिस करते हैं हम तो डूबेंगे, तुमको भी लेकर डूबेंगे सनम। तो इजराइल क्या है, शेर बन रहा था, तो राइजिंग लाइन बन रहा था इजराइल राइजिंग लाइन बन रहा था, और ईरान बोला हम प्रॉमिस करते हैं कि तुमको लेकर डूबेंगे। ऑपरेशन सिंधु कहता है इजराइल और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच में ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु किया गया है। अभी दोनों में लड़ाई चल ही रहा है, तो बोल रहा है कि बाबू तुम दोनों लड़ो, हमारा भारतीयों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंधु किस लिए किया गया
कि फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सिंधु ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रहा था उसके लिए ईरान से लाने के लिए, कहाँ से लाना है, ईरान में जो हमारे भारतीय हैं, कहा कि ईरान पे हमला सब कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है ईरान पे। तो भारत के जो थे ऑपरेशन सिंधु चलाया, ऑपरेशन किलर या तो ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में शोपित जिलों में शुरू किया गया। यह ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके ख़त्म करना है और क्षेत्र में शांति प्रस्तापित करना है। तो ऑपरेशन जब सिंदूर तो चल ही गया, ऑपरेशन सिंदूर तो हो ही गया, वो तो मारा ही जाके, उधर जाके मारा, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में जाके मारा ना जी। लेकिन भाई हमारा जम्मू कश्मीर में भी तो बहुत सारा है ना छुपा हुआ, तो उसको किल करना है। जम्मू कश्मीर में किल करने के लिए ऑपरेशन किलर शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को, लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को मारना है, खोज खोज के मारना है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देखिए, कहता है कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के विरुद्ध में 7 मई को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी घटनों पर ठिकानों पर हमला किया गया। कहाँ कब किया? तो 22 अप्रैल को वो पहलगाम में हुआ, और 7 अप्रैल को, 22 के बाद 7 मई को, 22 अप्रैल के बाद 7 मई को, अप्रैल के बाद मार्च अप्रैल मई, लगभग समझिए कि 15 दिन बाद ये यहाँ पे पाकिस्तान में 15 दिन बाद ही पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। ठीक है। ऑपरेशन शील्ड देखिए क्या है, ये कहता है कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान से सीमा सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल किया गया। तो कहता है शील्ड, अब कह रहा है कि जो भारत, ये मानिए भारत है, यहाँ पे ये भारत है, इधर पाकिस्तान है, तो ये जो सटा हुआ जो गाँव है ये, तो इस गाँव को शील्ड की तरह खड़ा रहना होगा भाई, डरना नहीं है तुमको। तो शील्ड मतलब क्या होता है, शील्ड की तरह मजबूत खड़ा रहना है। तो कौन खड़ा रहेगा जी? तो पाकिस्तान से सीमा जो सटे हुए जो राज्य हैं वहाँ पे खड़ा रहना, उसके लिए उसको मॉक ड्रिल करवाया गया है। तो शील्ड किसके लिए किया गया है जी? कि जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो गांव है, तो उसको डरना नहीं, एकदम पहाड़ की तरह शील्ड की तरह खड़ा रहना है, इसके लिए इसको मॉक ड्रिल कराया गया। ऑपरेशन चक्र 5 क्या है वो देखिए, सीबीआई द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य साइबर अपराध, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी, घोटाला और उससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना है। तो कह रहा है कि जो साइबर अपराध जो कर रहा है, साइबर वाला है, ये चक्कर साइबर अपराध जो है वो उसका जो चक्र में जो फंस जाता है, चक्रव्यूह में क्या होता है, साइबर अपराध के चक्रव्यूह में जो फंस जाता है उसको पकड़ना है। तो ऑपरेशन चक्र 5 है। आप साइबर अपराध में क्राइम एक और फंस जाइएगा, उसमें उसके चक्कर में चक्रव्यूह में फंस जाइएगा, तो जो अभी कहता ना कि घर पे ही आपको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो क्या होता था, आप उसके चक्कर में फंस रहे थे साइबर क्राइम वालों से। तो चक्कर में फंस रहा है, उसको बचाने के लिए सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान है। किसके द्वारा? सीबीआई चला रहा है। कौन चला रहा है? सीबीआई चला रहा है, जो कि जुड़े नेटवर्क को ध्वस्त करना, ही नेटवर्क को ध्वस्त करना है। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है जी? तो ब्रह्मा कौन है? म्यांमार भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। तो ब्रह्मा कौन थे? इसको ब्रह्मा और ब्रह्मा माँ यार है ना, कैसे होता है ब्रह्मा, तो ये माँ हो गया, और कहाँ के लिए? म्यांमार के लिए है ये ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है? म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए। ऑपरेशन डेविल हंट क्या है जी? डेविल हंट बताया है कि इसे बांग्लादेश में शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार करना था। जो डेविल जो बना था शेख हसीना के हिंसा के लिए ऑपरेशन के तहत में, तो बताया है कि जो जो आप देखेंगे शेख हसीना के घर पे लोग देखे थे सब गुंडागर्दी जो कर रहा था, जो डेविल बन रहा था, डेविल कर रहा था, उसका हंटिंग करना है। हंटिंग मतलब पकड़ना है। जो कहता है कि बांग्लादेश में जो डेविल जो डेयर डेविल बन रहा था, उसको क्या करना है? हंटिंग करना है। मतलब हंटिंग मतलब पकड़ना है। ऑपरेशन सर्द हवा क्या है जी? गणतंत्र दिवस के पहले बीएसएफ ने संभावित घुसपैठों को कोशिशों को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस ऑपरेशन को शुरू किया है। तो कह रहा है कि राजस्थान के जैसलमेर में, अब हमारा ये राजस्थान है, ये यहाँ पे ये राजस्थान है, तो ये है पहाड़ी इलाका। तो कहता है कि ये गर्मी में सर्दी हवा चलाया गया है जी। गर्मी में क्या किया गया? सर्द हवा चलाया गया। गर्मी में, राजस्थान की गर्मी में सर्द हवा चलाया गया है। क्यों चलाया गया जी? कि ये गणतंत्र दिवस से पहले बीएसएफ ने किया है कि संभावित घुसपैठियों को रोकने के लिए गर्मी में सर्दी हवा चला दिया कि बाबू पकड़ा गए तो हार कपा देंगे तुम्हारा, समझ गए। तो सर्द हवा किसके लिए किया गया है? तो राजस्थान के वहाँ पे किया गया है, राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है, और ये घुसपैठियों को पकड़ने के लिए किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑपरेशन सद्भाव,
सद्भाव किसके लिए है? तो होता है कि भारत सरकार ने टाइफून यांगी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम के मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए INA सतपुड़ा ने म्यांमार और C-17 विभागों को लाओस और वियतनाम भेजा है। तो कह दिया है कि ऑपरेशन सद्भाव कौन है? तो बताया है कि जो हमारा जो इधर नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट हम बना देते हैं आपको, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, इधर ऐसे से जो नॉर्थ ईस्ट है ये, तो यहाँ पे आपका है म्यांमार, यहाँ पे लाओस है, यहाँ पे वियतनाम है, समझ गए? यहाँ पे क्या है? वियतनाम है, यहाँ पे क्या है? थाईलैंड है, यहाँ पे क्या है? कंबोडिया है। तो यहाँ पे टाइफून यांगी क्या आया था? वो आया था, तूफान आया था। कौन आया था? टाइफून यांगी। जब टाइफून यांगी आया तो ये सद्भाव किया गया कि भाई अपने हृदय से सद्भावना था कि वो इन लोगों को मदद करने के लिए भेजा। कहाँ कहाँ भेजा? म्यांमार, लाओस और वियतनाम में यांगी से प्रभावित लोगों के लिए सद्भावना। देख के डर गए कि भाई ये यांगी जो तूफान आया उसमें बहुत लोग मर रहे थे, समझ गए? तो ब्रह्मा में म्यांमार था और सद्भावना में क्या है? सद्भावना में क्या था कि ये टाइफून यांगी के लिए सद्भावना। ऑपरेशन मर्यादा कहता केदारनाथ यात्रा के सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया। अभी क्या आप देखे होंगे कि केदारनाथ जो मंदिर में जा रहे हैं, केदारनाथ घूमने जा रहे हैं, सब पूजा करने कम जा रहे हैं, वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? वीडियो बनाने जा रहे हैं। मर्यादा अपनी भूल जा रहे हैं कि मंदिर में आपको पूजा करने का क्या मर्यादा होना चाहिए। लोग मंदिर में देखते हैं कि जैसे तैसे कपड़ा पहन लेते हैं। आप महिलाओं को देखिएगा कि बहुत ऐसा वस्त्र पहनते हैं कि जो मंदिर में पहन कर नहीं जाना चाहिए। तो मर्यादा भूल रहे हैं। कहाँ के लिए? केदारनाथ के लिए। लोग वीडियो बना रहे हैं और पूजा कम, वीडियो ज़्यादा बना रहे हैं। तो केदारनाथ में यात्रियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है मर्यादा केदारनाथ के लिए। बॉम्बी बकेट क्या है जी? कहता उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में आग से बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट लॉन्च किया गया वायुसेना द्वारा। तो कह रहा है कि उत्तराखंड के नैनीताल में क्या हो रहा है कि जंगल में आग लग जाता है, तो आग को बुझाने के लिए वायुसेना ने बॉम्बी बकेट शुरू किया है। मतलब कि बकेट में पानी ले जाके वायुसेना, ये हेलीकॉप्टर जैसे, ये मानिए हेलीकॉप्टर बनाती है, समझ गए? ये हेलीकॉप्टर है। तो ये कहता है कि एक बकेट लेके जाता है, ऐसे पानी भर के लेता है और जंगल में जो आग लग रहा है उस पर उड़ेल देता है। तो बकेट काहे के लिए है? तो जंगल में आग लग रहा है तो बकेट से पानी गिरा गिरा के क्या करें, इसको बुझाना है, और उत्तराखंड में, ठीक है। ऑपरेशन राइजिंग सन। राइजिंग सन तो अभी देखे, अच्छा एक तो, अच्छा राइजिंग सन तो था ना, तो क्या था ऑपरेशन, ये क्या था जी? राइजिंग लायन था। अच्छा राइजिंग लायन था वो। और राइजिंग सन क्या है? कहता 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए राजस्व खुफिया विभाग निर्देशालय ने ऑपरेशन राइजिंग सन लॉन्च किया है। कैसे के लिए? 4 राज्यों में सोने की तस्करी रोकने के लिए। तो सोने की तस्करी रोकने के लिए किया गया है। तो कह रहा है कि राइजिंग सन, सन से सन और स से सोना, तो सोने की तस्करी रोकने के लिए सन किया गया है, राइजिंग सन। सोने की तस्करी के लिए राइजिंग सन किया गया। सोने की तस्करी में कितने? 4 राज्यों में। ऑपरेशन कामधेनु मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर द्वारा किया गया। तो कामधेनु से आपको तो पता है कामधेनु क्या हो रहा है। गाय को भी कामधेनु कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। गाय को कामधेनु कहा जाता है। तो होता है मवेशी को, आप कहता जम्मू कश्मीर में द्वारा शुरू किया गया है, आपको ये पता चाहिए। कामधेनु किससे है? मवेशी तस्करी से रोकने के लिए। और कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये शुरू किया गया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे के लिए, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इंद्रावती किया गया था। तो इसको याद करने का है, इंद्रावती, वती, हैती, ती और ती दोनों में है, तो इंद्रावती हैती, समझ गए? ऑपरेशन संकल्प किसके लिए है? तो भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान है। संकल्प क्या है? भारतीय नौसेना के समुद्री सुरक्षा अभियान है, जिसके तहत में हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देशों के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाया। तो संकल्प ले लिया है भारतीय नौसेना ने कि भाई, संकल्प कौन लिया है? भारतीय नौसेना ले लिया है कि समुद्र में ये जो चोर लोग हैं, जो डाकू हैं, समुद्री डाकू हैं, वो अब बचेंगे नहीं, समुद्री डाकू बचेंगे नहीं। ये भारतीय नौसेना ने संकल्प ले लिया है। संकल्प कौन लिया है जी? तो भारतीय नौसेना ने लिया है। ये समुद्री सुरक्षा अभियान है जो हिंद महासागर में 23 पाकिस्तान और अन्य नागरिकों से समुद्री डाकुओं से बचाया। ऑपरेशन अजय किसके लिए है? इजराइल के लिए अजय है। इजराइल हमास के लिए क्या था? भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन था। तो अजय किसके लिए है? तो इजराइल और हमास के बीच में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए था। ऑपरेशन अजय किसके लिए? इजराइल और हमास के लिए। करुणा क्या है? म्यांमार के लिए। चक्रवात मोजा से प्रभावित के लिए करुणा 2023 में चला था, लेकिन यह याद होना चाहिए।
ऑपरेशन करुणा क्या है, तो माँ का करुणा, म्यांमार में म्यार है, माँ का करुणा के लिए। और उसमें कौन सा चक्रवात मोचा आया था। अभी जो एक यांगी के लिए भी है ना, यांगी के लिए क्या था हम लोग, सद्भावना था, सद्भाव था। यांगी के लिए क्या था, तूफान, यांगी तूफान के लिए था। और करुणा किसके लिए, तो करुणा है म्यांमार के लिए, मोचा तक आया था, म्यांमार में मोचा चक्रवात आया था उसके लिए। ऑपरेशन कावेरी किसके लिए है, कावेरी है सूडान के लिए। कावेरी का है, सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहाँ से वापस लाना, गृह युद्ध के कारण INS सुमेधा वापस लेकर आया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से रोक मदद के लिए। तो दोस्त किसका है, तो तुर्की और सीरिया के लिए भूकंप आया था, वहाँ पे ऑपरेशन दोस्त चालू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त का है तुर्की और सीरिया के लिए। अभी जो BPSC का कुछ कुछ एग्जाम होता है उसमें ये और इसका वाला, हाँ ये दो था, और एक और था, माँ वाला कहाँ गया, इंदिरावती और हैती वाला था, इंदिरावती और हैती वाला भी था। चलिए एक और देख लेते हैं, ये जो प्रमुख सैन्य अभ्यास किसके साथ कहाँ पे किया गया, ये देख लेते हैं सैन्य अभ्यास। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं, इसको भी आज लपेट ही लेते हैं सैन्य अभ्यास को। शक्ति सैन्य अभ्यास आपको क्या 21 महीने में हुआ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमको, जहाँ तक लग रहा है ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा देश है, कौन सा सेना और आयोजन स्थल याद रखना है, ठीक है। तो ऑपरेशन शक्ति अभ्यास के अनुसार 8वां संस्करण किया गया है।
शक्ति 8वां संस्करण हुआ, ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति होता है, थल सेना का है और फ्रांस में इस बार हुआ है। शक्ति कितने नंबर का है? 8वें नंबर का है, ठीक है। शक्ति कितने नंबर का है? तो कहता है कि 8वां नंबर का, 8th नंबर का है। और कहाँ? भारत शक्ति भारत फ्रांस के बीच में, थल सेना फ्रांस में हुआ है। पैसेक्स ये भारत और यूके के बीच में हुआ है। यूके ही हमारा पैसा लेके भागा था। पैसा लेके कौन भागा था जी? यूके लेके भागा था। ये नौसेना का है और उत्तरी अरब में किया गया, उत्तरी अरब सागर में किया गया, उत्तरी अरब सागर में किया गया। नोमैडिक एलिफेंट क्या है? मंगोलिया के साथ हुआ 17वां संस्करण। नोमैडिक एलिफेंट कितना, कौन सा संस्करण हुआ? कहता है कि 17वां संस्करण हुआ। भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। थल सेना का है, उलान बटर मंगोलिया में ही हुआ है। टाइगर क्लॉ का पहला संस्करण क्या किसका हुआ? भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर क्लॉ हुआ। दोनों देश क्या है? अब देखो याद के, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया में है। तो आपको याद होगा कि जब मंगोलिया आक्रमण किया था, हाथी लेके आया था। ये हिस्ट्री का कुछ रिलेट कीजिएगा, तो वहाँ से आया था। और टाइगर क्लॉ कौन है? तो टाइगर कौन था? तो टाइगर तो अभी दो, एक इंडिया है एक अमेरिका है, दोनों क्या है? टाइगर की तरह है। भारत और अमेरिका के बीच में वायुसेना का है। किसका है? वायुसेना का। हवा में दोनों लगेगा। भारत और अमेरिका कहाँ लड़ेगा? हवा में लड़ेगा। बागपत उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? टाइगर क्लॉ। ये बात याद रखिएगा, ये पहला है तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो अमेरिका है, अमेरिका के बीच में हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में वायुसेना हवा में दोनों लड़ेगा। लड़ा कहाँ है? बागपत उत्तर प्रदेश में लड़ा है। खान क्वेस्ट कहाँ किसका है? खान क्वेस्ट का 22वां संस्करण है। 22वां संस्करण है, बहुराष्ट्रीय है, इसमें बहुत सारे हैं। अगर थल सेना का है, उलान बटर मंगोलिया में हुआ है। तो खान में कहता है कि जो कहता है कोयले के खान में ढेर सारा लोग आ गया है। क्या है? कोयले के खान क्वेस्ट में क्या है कि बहुत सारा था, खान में बहुत सारा बहुराष्ट्रीय था। हुआ कहाँ है? उलान बटर मंगोलिया में, थल सेना का है। डस्टलिक किसका है? डस्टलिक है का 6ठा संस्करण है। कहता है कि भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, थल सेना का। हुआ कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र, पुणे में हुआ है। तो इसको कैसे याद करना पता है? डस्ट है, डस्ट तो उड़वे करेगा, उड़वे मतलब उजवे करेगा, समझ गए? डस्ट है क्या? डस्ट तो उड़वे करेगा मतलब उजवे करेगा। तो डस्टलिक का कौन सा संस्करण है? 6ठा संस्करण है। शक्ति का कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था, वो याद रखिएगा। और कहाँ हुआ? थल सेना का पुणे में हुआ। कहाँ हुआ? डस्टलिक कहाँ किया जी? पुणे में हुआ है। टाइगर ट्रम्प किसका है? तो भारत अमेरिका का 14 संस्करण है। भारत अमेरिका का चौथा है। तीनों सेवा के लिए विशाखापट्टनम में किया गया है। एक टाइगर क्या था? टाइगर क्लॉ का पहला है। और टाइगर ट्रम्प जो था, टाइगर रिलेटेड दोनों भारत अमेरिका का ही है। और ये विशाखापट्टनम में हुआ। और वो जो क्लॉ था वो कहाँ हुआ था? थी बागपत उत्तर प्रदेश में हुआ था। एकेमाई भारत और अफ्रीकी देश के बीच में हुआ है। कहता है कि नौसेना के तंजानिया में हुआ है। तो जो एकेमी जो है, AIKEME, अकेमी जो है वो किसके में हुआ है? कि भारत और अफ्रीका के देश में। अफ्रीका आपको पता ना, अफ्रीका का मैप बना दिए, ये अफ्रीका हो गया, यहाँ पे भारत हो गया। तो इसके और दोनों मिलकर क्या हुआ? अकेमी किया गया है। कहाँ? तंजानिया में किया है। कहाँ किया गया? तंजानिया में किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, तंजानिया में किया गया है। इंद्र का 14वां संस्करण। इंद्र किसका? भारत और रूस के बीच में हुआ। इंद्र कहाँ हुआ? 2 अक्षर का इंद्र भी है, 2 अक्षर का इंद्र, रूस 2 अक्षर का ये भी है। तो इंद्र और रूस का कौन सा है? 14वां संस्करण किया गया। हुआ कहाँ? इंद्र हुआ कहाँ? चेन्नई में किया गया है। कहाँ किया गया? चेन्नई में किया, इंद्र किया गया है। ये नौसेना का है और चेन्नई में किया इंद्र। प्रचंड प्रहार किसका है? तो भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में आपस में ही करता है। ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। प्रचंड प्रहार जो है, इस बार जो प्रचंड प्रहार, तो भारतीय जो आपस में ही सशस्त्र बलों में करता है प्रचंड प्रहार। और इस बार कहाँ किया प्रचंड प्रहार? अरुणाचल प्रदेश में किया है। त्रिसेवा है। खंजर किसका है? तो खंजर किर्गिस्तान। खंजर का 12वां संस्करण है। खंजर का 12वां संस्करण हुआ है। तो 12 महीना खंजर मार रहा है, पीठ पे जो खंजर मारता है ना, तो 12 महीना खंजर मारा है, किर्गिस्तान ने मारा है। और ये कहाँ? किर्गिस्तान में ही हुआ है। कहाँ हुआ है? किर्गिस्तान में हुआ खंजर। वरुण का 23वां संस्करण है। ये भारत और फ्रांस के बीच में, फ्रांस के बीच में का था वरुण। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण हुआ कहाँ है? अरब सागर में हुआ है। कहाँ हुआ है? अरब सागर में हुआ है। नौसेना का है। और हुआ कहाँ है? अरब सागर में हुआ है। तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ ये, समझ गया? अरब सागर में हुआ। कहाँ हुआ? अरब सागर में हुआ, भारत फ्रांस का। वरुण किसके बीच में है? तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण है। सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय है। इसमें सी ड्रैगन में एक समुद्र में बहुत सारा ड्रैगन है, बहुराष्ट्रीय है। ये कहता है कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पे हुआ है।
बहुराष्ट्रीय। सी ड्रैगन, तो कहता है कि सी मतलब समुद्र में ड्रैगन बहुत सारे होता है तो बहुराष्ट्रीय है और गुआम तट पे होता है। ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स किसका है तो भारतीय नौसेना का है, हिंद महासागर में क्या ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स जो है किसका है, भारतीय सेना का है और हिंद महासागर में क्या है, भारतीय नौसेना का है, हिंद महासागर में क्या है। धर्म गार्जियन का छठा संस्करण हुआ है, धर्म गार्जियन का छठा संस्करण हुआ भारत और जापान के बीच में हुआ है। भारत और जापान के जो धर्म गार्जियन होता है ये थल सेना जापान में किया। धर्म गार्जियन का छठा संस्करण हुआ है भारत और जापान के बीच में। छठा धर्म क्या है कि छठा नंबर का हुआ है और जापान में किया गया। साइक्लोन किसका है, भारत और मिस्र का है। साइक्लोन का तीसरा नंबर का है, भारत मिस्र के बीच में हुआ, राजस्थान में किया गया है। साइक्लोन कहाँ है तो मिस्र से साइक्लोन आया राजस्थान में और भारत मिस्र के बीच में साइक्लोन होता है। एक्वेरियन कहाँ है तो मालदीव का है। एक्वेरियन का कितना संस्करण है तो 13 नंबर का। एक्वेरियन जो हो गया कितने नंबर का, एक्वेरियन 13 नंबर का है, भारत और मालदीव का है और हुआ है कहाँ, मालदीव में हुआ है। डेजर्ट नाइट कहाँ है, डेजर्ट नाइट भी कहता है फ्रांस और यूएई, भारत फ्रांस और यूएई तीन हुआ है। डेजर्ट नाइट में तीन है, भारत फ्रांस और यूएई, अरब सागर के ऊपर हुआ है, अरब सागर के ऊपर हुआ, वायुसेना का है। कहता है डेजर्ट नाइट, एक तो डेजर्ट से मतलब समझ रहे ना, डेजर्ट मतलब क्या हो गया, बालू। डेजर्ट तो कहता है यूएई जो पूरा तो बालू वाला क्षेत्र ही है ना जी, और उसमें कौन घुस गया, फ्रांस भी घुस गया है। तो डेजर्ट नाइट में कौन कौन होता है, भारत फ्रांस और यूएई तीनों है। डेजर्ट नाइट में तीन लोग हैं, भारत फ्रांस और यूएई है, अरब सागर में हुआ है। सूर्य किरण क्या है, सूर्य किरण का 18वां संस्करण हुआ है, भारत नेपाल के बीच में सूर्य किरण होता है और सलझंडी नेपाल में किया गया है। सूर्य किरण कहाँ हुआ है, सूर्य किरण का कितना संस्करण है, 8वां संस्करण है। एक वायुसेना का भी सूर्य किरण हुआ था जो इस बार पटना में किया गया था, वीर कुंवर सिंह की जयंती पे, वीर कुंवर सिंह की जयंती पे किया गया था पटना में, वीर कुंवर सिंह की जयंती पे, हाँ सूर्य किरण। तो ये सूर्य किरण अभ्यास है, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण होता है और ये नेपाल में ही किया गया है। सिलीनेक्स, सिलीनेक्स किसका, भारत और श्रीलंका का सिलीनेक्स। एक तो आपको पता ही चला यहीं से कि एस यहाँ से श्रीलंका, आई एन से इंडिया और ये इस एक्सरसाइज समझ गए। सिलीनेक्स को अगर हम आपको दिखाए कैसे कैसे, एस एल आई श्रीलंका, एस एल श्रीलंका, आई एन इंडिया, ई एक्स एक्सरसाइज, सिलीनेक्स इसके बीच में हो रहा है। तो सिलीनेक्स है भारत और श्रीलंका के बीच में, विशाखापट्टनम में किया गया है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। सीनवैक्स, सीनवैक्स होता है, सीनवैक्स मतलब कि भारत और कंबोडिया का, कंबोडिया को सी से लिखते हैं ना, इसे याद रखिए, सी से कंबोडिया, आई एन से इंडिया हो गया और बाइलेटरल एक्सरसाइज हो गया ऐसे। सीनवैक्स है तो कंबोडिया और इंडिया हो गया, भारत कंबोडिया हो गया। थल सेना का है, पुणे में किया गया। हरमऊ शक्ति, हरमऊ शक्ति भारत और मलेशिया का हरमऊ शक्ति है, कहता है कि ये मलेशिया में किया गया हरमऊ शक्ति, कहता है कि भारत और मलेशिया का है। गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति किसका है तो भारत इंडोनेशिया का है। हरमऊ शक्ति है, हरमऊ शक्ति भारत मलेशिया, और गरुड़ शक्ति का है भारत इंडोनेशिया के बीच में, इंडोनेशिया में हुआ, ये मलेशिया में हुआ है। विनवैक्स का जो है कि 5वां संस्करण, विनवैक्स का 5वां, भारत और वियतनाम का विनवैक्स हुआ है। तो विनवैक्स है तो वी से वियतनाम और वी से वियतनाम हो गया, तो विनवैक्स इसमें है तो वियतनाम में हुआ है। ये हरियाणा में किया गया। विनवैक्स कहाँ किया गया, कहता है थल और वायुसेना का, ये अम्बाला चंडी मंदिर हरियाणा में किया गया। आस्ट्रा हिंद के तहत तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, ये तो इसी देख रहे, आस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरा नंबर का है, पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका का है। तो ब्रज प्रहार, एक तो आप लोग अमेरिका के देखे कि क्या था, टाइगर का जितना रिलेटेड था, टाइगर से जितना था वो अमेरिका में था। एक ब्रज प्रहार, ब्रज की तरह कर रहा है भारत अमेरिका के बीच में, अमेरिका में किया गया। कहता है नसीम अल बहर, भारत और ओमान, नाम से ही देखने लगा कि मुस्लिम नाम है तो ओमान के साथ किया गया है। नसील अल बहम ओमान के साथ किया गया है, ठीक है, और गोवा में किया गया है। सिम्बेक्स, सिम्बेक्स का है भारत और सिंगापुर का है। सिम्बेक्स सी से सिंगापुर हो जाएगा, यहीं से दिख रहा है, सी से क्या होगा, सिम्बेक्स किस में होगा, सिंगापुर के साथ हुआ है और विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ किया गया, विशाखापट्टनम में किया गया सिम्बेक्स भी। मालाबार किस में है, मालाबार में कौन है, मालाबार का 28वां संस्करण हुआ है, वो भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया क्वाड देश है। तो ये सब क्या दिख रहा है जी, तो क्वाड देश है। कहता भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, क्वाड देश है। तो क्वाड देश है, तो क्वाड देश में भी मालाबार हुआ है। और कहाँ किया है जी, तो माला ये हुआ है कहाँ, तो ये नौसेना का है, विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह हुआ है। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी में दोनों जगह हुआ है। काजिंद होता है, काजिंद होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, और ये उत्तराखंड में क्या काजिंद। वरुण अभी पढ़े देते, वरुण का था भारत और फ्रांस के बीच में है, ये तो 22वां संस्करण हो गया। और एक 23वां संस्करण था ना वरुण का, 23वां संस्करण दिया, तो 22वां संस्करण क्यों याद करेंगे, इसको हटा ही दो।
युद्धाभ्यास क्या है? युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। अमेरिका का नाम याद आएगा ना, एक तो टाइगर, एक था ब्रज परियार, एक और युद्धाभ्यास क्या है? अमेरिका के साथ किया गया, राजस्थान में किया गया है। अल नजाह, अल नजाह हुआ भारत और ओमान के बीच में, अल नजाह हुआ है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में। मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के। और एक जो शक्ति है वो था आपका फ्रांस के बीच में था। शक्ति जो अभ्यास है वो फ्रांस के बीच में है, और मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के बीच में। खानक्वेस्ट हुआ बहुराष्ट्रीय था, अभी देख चुके हैं। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ हुआ। मैत्री होता है भारत थाईलैंड के बीच में, मैत्री होता है, ये याद रखिएगा। मैत्री किसके बीच में होता है? मैत्री होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, इतना याद रखना है। तो ये हमारा आज का इतना ही रखते हैं, ये बाद में देख लेंगे। मुंह दर्द कर गया बोलते बोलते। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।